मॉर्निंग। तो अब तो एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है आप लोगों का, और आप लोगों ने काफ़ी टेस्ट भी दिया है, पढ़ा भी है। आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बिहार, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री पे, कि मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिछले पूछे गए क्वेश्चन के आधार पे ही मैंने क्वेश्चन को सामने रखा है, टॉपिक को सामने रखा है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक सामने होगा तो मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करूँगा जहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, यानी संभावना बन सकती है, संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आए, और अगर आप कायदे से करेंगे तो मुझे लगता है कि सहूलियत होगी आंसर बनाने में। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, ये कभी कभी आप देखते होंगे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन जब भी हुआ, चूँकि पुर्तगीज कंपनी पहले आती है भारत, 1498 की बात आप करते हैं, 1498 में, और उसका कुछ समय तक जो है, कुछ वर्षों तक ये वार्षिक अभियान का दौर चलता है, तब कंपनी अस्तित्व में आती है, एस्ताडो दा इंडिया। और तब आप देखते क्या है, पुर्तगीज कंपनी का स्थायी व्यापार शुरू होता है, और उसके बाद कई यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन होता है, जिसमें डच भी है, ब्रिटिश भी है, डेन कंपनी आती है, फ्रेंच कंपनी आती है, जिसमें से कुछ की फैक्ट्री बिहार में स्थापित हुई, पटना में स्थापित हुई। जब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होता है तो वहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो मैंने पहला टॉपिक दिया है यहाँ पे, तो ये आपका जो टॉपिक है फर्स्ट, आप देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है ये है डच फैक्ट्री 1632 में पटना। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन होगा, ठीक है, हमें डैश देना भूल गए। डच फैक्ट्री 1632 और क्या है, पटना। कहने का मतलब है कि डच फैक्ट्री 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। ठीक है। ये जो पटना कॉलेज का एरिया है, यही मुख्य क्षेत्र हुआ करता था, और ये जो उनका जो पटना में अपना फैक्ट्री बना या गोदाम बना, ये मुख्य रूप से क्या हुआ करता था, सोडा प्राप्ति का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि डच फैक्ट्री के बारे में जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा कि डच फैक्ट्री अस्तित्व में आती है, कंपनी का गठन जो होता है वो 1602 में होता है, और डच फैक्ट्री का जब इंडिया आगमन होता है 1605 में, और 1605 में उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री बनती है, प्रथम फैक्ट्री बनती है, वो आपका कोरोमंडल तट पे बनती है, मछलीपट्टनम में बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पटना में डच फैक्ट्री स्थापित होती कब है, 1632 में स्थापित होती है, और ये जो पटना स्थित डच फैक्ट्री है ये मुख्य रूप से सोडा प्राप्ति के लिए क्या है, फेमस है। ध्यान रखिएगा। डेन कंपनी, डेनमार्क की भी अपनी कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, यद्यपि डेन कंपनी बहुत प्रभावशाली साबित नहीं हुई इंडिया में, लेकिन इसने भी पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, और ये पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है कब, 1775 में। उस वक्त जो ये फैक्ट्री के प्रमुख हुआ करते थे उनका नाम था जॉर्ज बर्नर। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ब्रिटिश कंपनी 1650, याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना पटना में कब, 1650 में। ये किसके काल में, शाहजहां के काल में स्थापित होता है पटना में। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पटना से कई चीजों को, कई प्रोडक्ट को प्राप्त करती है। सोडा प्राप्ति का भी केंद्र हुआ करता था, अफीम प्राप्ति का भी केंद्र हुआ करता था, कपड़ा प्राप्ति का भी केंद्र हुआ करता था, खाद्यान्न प्राप्ति का भी केंद्र हुआ करता था। यानी ब्रिटिश कंपनी अगर पटना में स्थापित होती है तो ये ध्यान रखना है कि पटना में ऐसे तमाम चीजों को प्राप्त करती है क्या, कंपनी। दूसरी बात याद रखिएगा कि पटना में जो उनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, उसका जो हेड हुआ करता था, उसका जो प्रधान हुआ करता था कंपनी का या फैक्ट्री का, जिसको आप क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, ये जॉब चरनॉक हुआ करता था। ये जॉब चरनॉक हुआ करता था। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो पटना में स्थापित हुई, इसको आपको ध्यान रखना है कि पटना में जो फैक्ट्री स्थापित हुई, ये याद कीजिएगा कि 1664 में यहाँ का जो फैक्टर हुआ करता था वो कौन था, जॉब चरनॉक हुआ करता था। याद कीजिए,
यही जॉब चरनॉक फोर्ट विलियम का जन्मदाता है, कलकत्ता का जन्मदाता है, ठीक है। कलकत्ता फैक्ट्री का निर्माता भी यही है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप गुलजार बाग में जो कहा जाता है कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, ये पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो टॉपिक आपका चौथा है, नंबर 4, ये आपका हो गया डेन, एकदम ध्यान रखिएगा। 1775 पटना में इनकी फैक्ट्री, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1650 किसके काल में, शाहजहां के काल में, जब चरनॉक क्या है इसका हेड हुआ करता था। चौथा देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बंगाल से बना है, जब बंगाल से क्वेश्चन बना है तो याद कीजिएगा क्लाइव से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और क्लाइव से जब क्वेश्चन बना तो याद कीजिए क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को स्थापित करता है ना। क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को स्थापित करता है कब, जब बक्सर युद्ध होता है और बक्सर युद्ध में त्रिगुट की सेना हार जाती है और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो याद रखिएगा कि क्लाइव को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी भी मिल गई और दूसरा बंगाल के नवाब से बंगाल की निजामत का भी राइट मिल गया था। जब दोनों ये राइट मिला था तो कंपनी क्या कर रही है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू करती है, बंगाल में नाजिम के पद को बरकरार रखती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था किसको, सीताब राय को, याद कीजिएगा बिहार का नायब दीवान बनाया था सीताब राय को और बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया था किसको, मोहम्मद रजा खां को। ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्लाइव द्वैत शासन व्यवस्था कब दिया, जब इलाहाबाद की संधि हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और क्या निजामत का राइट मिल गया। तो क्लाइव को यह लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका को बरकरार रखी जाए, नवाब की भूमिका को बरकरार रखी जाए, उन्हें भी दायित्व दिया जाए। तब उस परिप्रेक्ष्य में बिहार का नायब दीवान रिक्रूट करता है किसको, राजा सीताब राय को, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखते हैं नंबर 5 बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ। याद कीजिएगा उस वक्त भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 3 ऐसा स्टेट है जिसको आप बंगाल कहते हैं और बंगाल में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, है ना। याद कीजिए 1790 में कॉर्नवालिस क्या करते हैं, 1790 में कॉर्नवालिस जमींदारी व्यवस्था को लागू करता है, कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और 1793 में क्या करता है, ये याद रखिएगा 22 मार्च 1793, यहाँ पे याद रखना है क्या, 22 मार्च कब, 1793, ये क्या करता है, जमींदारी व्यवस्था को अस्थायी कर देता है। परमानेंट सेटलमेंट इसी को कहा गया, इसी को आप अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, इस्तमरारी कहते हैं। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पे क्या लागू हुआ, यही अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, सेम आंसर होगा क्या, 1793, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट जो आपके है, ये बिहार में विद्रोह और आंदोलन से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन जो आपका टॉपिक 1 है, गौर से देखिएगा, ये जो टॉपिक 1 है, ये 1 मिनट, ये मैंने सन्यासी विद्रोह दिया है पहला, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन सन्यासी विद्रोह से पूछा है। 1763 से 1800 कह सकते हैं, 18वीं सदी का ये क्या है, किसान विद्रोह है, कह सकते है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका क्वेश्चन बनता है सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ये भी पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि सन्यासी विद्रोह ये नामकरण किसने किया, किसने कहा कि ये सन्यासी विद्रोह है। ये याद रखिएगा, इस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करता था कौन, इस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स, है ना। यही वारेन हेस्टिंग्स क्या कहता है, वारेन हेस्टिंग्स इसे सन्यासी विद्रोह करार देता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, अक्सर पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये कौन था जो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि बंगाल में ये विद्रोह हुआ और आपका बिहार, बंगाल और बिहार क्षेत्र में ये विद्रोह होता है,
और इस विद्रोह का नेतृत्व करता है कौन? मजनू शाह, मूसा शाह, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, चिराग अली शाह। तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है नेतृत्वकर्ता से, तो नेतृत्वकर्ता में दो को तो जरूर याद रखिएगा, एक देवी चौधरानी और दूसरा क्या? भवानी पाठक। ठीक है, अक्सर इसी दो से पूछा है, लेकिन जनरली सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता है कौन? मजनू शाह, मूसा शाह, तीसरा भवानी पाठक, देवी चौधरानी, चिराग अली शाह। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है कि आनंद मठ जो रचना है, ये रचना सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है। क्या है? सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है, याद रखिएगा। देवी चौधरानी जो रचना है, ये भी सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है, जिसके राइटर है कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपने पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है, आपको ध्यान में होगा, है ना। अगर पूछता है 18वीं सदी का विद्रोह, तो याद रखना है इसको। सन्यासी विद्रोह कहाँ? बंगाल बिहार में, याद रखना है। सन्यासी विद्रोह नामकरण किसने दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने दिया। नेतृत्व करता कौन? तो याद रखना है कौन? मतलब मूसा शाह, मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, चिराग अली शाह। ठीक है, इस पे रचना जो रची गई क्या है? आनंद मठ रचना, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी रचना कौन है? देवी चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपने दूसरा जो देखिए क्या है, ये आपका है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह से भी कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये मूल रूप से बंगाल से रिलेटेड है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाल दिया चूंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह ये बंगाल में होता है। बंगाल में होता है कब? 1824 टू 40 के बीच में हो रहा है, ये रिवोल्ट हो रहा है। इसके नेता का नाम अक्सर पूछता है, याद रखिएगा। इसके जो नेता है वो कौन है? करम शाह, जो कहा मैं पागल हूँ, है ना। दूसरा कौन? मूसा शाह। और ये जो रिवोल्ट हो रहा है, पागलपंथी विद्रोह हो रहा है, याद रखिएगा तत्कालीन दौर में कृषकों के दुर्दशा के कारण हो रहा है, बढ़े हुए लगान दर के कारण हो रहा है, भूमि की बेदखली के कारण हो रहा है, जमीन की जब्ती के कारण हो रहा है। लेकिन आपके सामने जब भी क्वेश्चन होता है तो ये होता क्या है? फराइजी पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन? तो याद रखना है पागलपंथी विद्रोह का नेता करम शाह और कौन? टीपू गारो। ठीक है, यानी इसका दो नेता है। एक नेता का नाम क्या है? करम शाह, याद रखिएगा इसका नाम है करम शाह, और दूसरा नेता जो विद्रोह को आगे बढ़ाता है उसका नाम है टीपू गारो। ये शेरपुर इलाके पे अधिकार कर लेता है, शेरपुर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अरेस्ट करती है, तब इसकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट भी क्या होता है? रिवोल्ट होता है, और विद्रोह का तो दमन होता गया। तो इसका भी इम्पैक्ट क्या रहा कि इसका दमन हुआ है। तीसरा अगर देखते हैं तो क्या है? फराइजी विद्रोह। ये कई बार क्वेश्चन फराइजी विद्रोह भी पूछा है। फराइजी का मतलब ही होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला धार्मिक संप्रदाय का मतलब ही होता है फराइजी। ठीक है, यानी फराइजी इसी को कहते हैं। 1838 टू 51 बंगाल में फरीदपुर में हो रहा है। अक्सर यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, ये भी कृषक समस्या से ही जुड़ा हुआ आंदोलन है। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी पीएससी कई बार पूछा है। इसके जो प्रणेता है उनका नाम क्या है? शरीयतुल्लाह। याद रखिएगा इनका नाम क्या है? शरीयतुल्लाह। ठीक है, और दूसरा इस आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है दादू मियाँ। ठीक है, यही दो नेता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रणेता से कि फराइजी विद्रोह का नेता कौन? तो शरीयतुल्लाह और कौन? दादू मियाँ। अगला देखते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह से भी क्वेश्चन कई बार बना है। ये विद्रोह उड़ीसा का है। याद रखिएगा कि सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डील किया है। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ उड़ीसा का। ये जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, सॉरी, नेता क्या है? चक बिसई इसका नेता है। सॉरी, चक बिसई इसका नेता है, और ये आगे भी कंटिन्यू करता है। और ये जो विद्रोह होता है, याद रखिएगा, यहाँ खोंडों में एक प्रथा का प्रचलन है जिसको कहा जाता है क्या? मोरिये प्रथा। ठीक है, मोरिये प्रथा का मतलब क्या हुआ? इनके बीच नरबली का प्रचलन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। उनके धार्मिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप के अगेंस्ट वो क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, अगला आपने पढ़ा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपको ध्यान में होगा, ये दामन ए कोह एरिया है। ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को क्या कहा गया? दामन ए कोह कहा गया, जिसमें आपका भागलपुर का भी क्षेत्र है, पूर्णिया का भी क्षेत्र है, मुंगेर का भी क्षेत्र है, आपका बीरभूम का भी क्षेत्र है। ठीक है,
ये संपूर्ण क्षेत्र को मिलाकर दामन एक कोश शब्द आया है। ये जनजातीय विद्रोह है और याद रखिएगा कि परंपरागत भूमि व्यवस्था के मतलब कि समापन के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, या क्या जनजातियों के कृषि संबंधी समस्या के अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते हैं, बढ़े हुए लगान दर के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, या शारीरिक शोषण हो रहा है उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछता है संथाल विद्रोह, तो एक तो पूछ सकता है विद्रोह कब हुआ, और दूसरा जब भी आपका क्वेश्चन बनता है संथाल विद्रोह से, तो क्वेश्चन बनता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता बहुत कॉमन है, आपको याद होगा ना, क्या है, सिद्धू क्या कान्हू, है ना। आगे चांद भैरव इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। आगे आप देखिए नील विद्रोह। नील विद्रोह काफी पॉपुलर है बंगाल का। ये नादिया जिला में गोविंदपुर से शुरू हुआ। ये विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, नादिया डिस्ट्रिक्ट गोविंदपुर से ये विद्रोह क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इसके नेता का जो नाम है, याद रखिएगा, नेता का नाम क्या है, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। याद रखिएगा, नील विद्रोह का नेता विष्णु चरण विश्वास, कौन, दिगंबर विश्वास। ठीक है, कहां से शुरू हुआ, याद रखना है कि शुरू हुआ क्या, गोविंदपुर, नादिया डिस्ट्रिक्ट से ये क्या होता है, प्रारंभ होता है, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरा चीज एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक कहावत काफी पॉपुलर हुआ है, जो रक्षक वही भक्षक। ये नील विद्रोह के दौरान ये काफी पॉपुलर हुआ कि जो रक्षक वही भक्षक, ये आवाज उठने लगी लोगों की ओर से। कहने का मतलब है ये भारतीय इतिहास का प्रथम क्या है, ये भारतीय इतिहास का प्रथम कृषि हड़ताल है। नील विद्रोह के दौरान ही किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम नील की उगाही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि भारतीय इतिहास में पहली बार इसी विद्रोह के दौरान किसानों ने क्या किया, हड़ताल का आयोजन किया, और ये आवाज उठने लगी कि जो रक्षक है वही भक्षक है। ये कहने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे जो मूल रीजन है वो क्या है, 1857 में सरकार ने बगान मालिकों को अवैध मजिस्ट्रेट के रूप में रिक्रूट कर दिया। यानी जो शोषण कर रहा है उसी को मजिस्ट्रेट बना के रिक्रूट कर दिया। यही वजह था कि वहां पे आवाज उठने लगी कि जो रक्षक है वही क्या है, भक्षक है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी नील विद्रोह से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसका नाम क्या है, नील दर्पण। ये नाटक है किसका, दीनबंधु मित्र की नाटक है, और ये बांग्ला नाटक है, याद रखिएगा। नील विद्रोह से रिलेटेड जो आप नील दर्पण की बात करते हैं, ये नील दर्पण क्या है, ये बांग्ला नाटक है, किसका, दीनबंधु मित्र का नाटक है ये। ठीक है, और ये बांग्ला भाषा में है। अगला देखिएगा, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, ऐसे याद रखिएगा। 1899 मेन फेज है, जिस वक्त रिवोल्ट अपने पीक पर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहा है वो रिवोल्ट आप कह सकते हैं कि अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह यह प्रतिगामी नहीं है, यद्यपि इसमें कुछ प्रतिगामी लक्षण भी है। इसमें भी मुक्तिदाता की मान्यता है, प्रतिगामी है। इसमें भी आप देखते क्या है, कई प्रकार के अंधविश्वास दिखाई देते हैं, प्रतिगामी है। या इसमें भी आप देखते क्या है, इनकी खुदकटी व्यवस्था को मान्यता नहीं मिली है, रिवोल्ट करते हैं, अपने परंपरागत व्यवस्था को स्थापित करने के लिए रिवोल्ट करते हैं। यानी रिवोल्ट प्रतिगामी भी दिखता है, लेकिन ये रिवोल्ट वर्धमान भी दिखता है। चूंकि मुंडा विद्रोह जो हो रहा है एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए हो रहा है, और दूसरा इस विद्रोह के दौरान संस्कृतिकरण के कई प्रकार के प्रयास देखने को मिलते हैं। सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए धार्मिक एकता की बात की जा रही है। तो ये बिरसा मुंडा तमाम रिवोल्ट में क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा क्या है, मुंडा विद्रोह का प्रणेता है। ठीक है, 1895 के समय में भी ये क्या कर रहा था, रिवोल्ट कर रहा था, यानी मुंडा जनजाति लोगों को जमा कर रहा था। चूंकि उस क्षेत्र में खुदकट्टी व्यवस्था का प्रचलन था, सरकार ने मान्यता नहीं दी, झूम कृषि पर रोक सरकार ने लगाया, या उस क्षेत्र में नवीन मतलब कि भू राजस्व व्यवस्था के आरोपण के बाद लगान का दर काफी बढ़ गया, तो मुंडाओं में असंतोष हुआ करता था। बिरसा मुंडा लोगों को एकजुट करता है आंदोलन के लिए, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसे जब अरेस्ट पहली बार किया जाता है तो हजारीबाग जेल में उसको बंद रखा जाता है। 2 साल की सजा हुई। उसके बाद जब वो निकला, पुनः मुंडा लोगों को क्या करता है, एकजुट करता है, और अपने आप को भगवान के रूप में क्या करता है, स्थापित करता है। और तब वो फिर क्या करता है, आंदोलन की शुरुआत करता है। ठीक है, ये ईसाई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईसाई धर्म की भी जानकारी है, और वैष्णव गुरु आनंद पांडे का शिष्य है, इसलिए वैष्णव धर्म के बारे में भी जानकारी है। तो एक तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इसके गुरु कौन, तो आनंद पांडे की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देखते क्या है, बिरसा शब्द जो है
ये नामकरण जो है, कई ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये आपका मुंडारी जो भाषा होता है उसमें बृहस्पतिवार को बिरसा कहते हैं। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये आपका बता रहा हूँ, ये आपका है 15 नवंबर 1875, दिन बृहस्पतिवार है, ठीक है। और कहा जाता है मुंडारी भाषा में बृहस्पतिवार को बिरसा कहते हैं, शायद यही वजह था इसका नाम क्या पड़ गया, बिरसा पड़ गया, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जब रिवोल्ट करता है, अपने मुंडा लोगों को जमा करके रिवोल्ट करता है, तो रिवोल्ट के दौरान हिंसक स्वरूप रहा, ढेर सारे मुंडा मारे भी गए थे। और 3 मार्च 1900 को बिरसा की गिरफ्तारी हो गई थी। यहाँ पे एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, तो ये इससे रिलेटेड हर चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार होता है। कहाँ से? चक्रधरपुर से गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होने के बाद उसको रांची जेल में रखा जाता है, ठीक है, रांची जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को क्या हुआ, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन सकता है जिसको ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह मुख्य चरण कब? 1899। किसका शिष्य? आनंद पांडे का शिष्य। तीसरा याद रखना है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को हुई, ठीक है। कहाँ? रांची जेल में, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई या फिर मुंडा विद्रोह इतने सशक्त रूप में हुआ, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में रही, और यही वजह था कि मुंडा विद्रोह के समापन के बाद सरकार ने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था देने की कोशिश की। और इसी परिप्रेक्ष्य में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 में पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या, ये 1909 में 1908 में सॉरी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। और इसी के साथ आप देखते क्या है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को मिलाकर एक नए अनुमंडल को स्थापित किया गया। खूंटी क्या बना? नया अनुमंडल बना, एक क्षेत्र विशेष में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्य किया गया। तो ये तमाम क्वेश्चन आपका बन सकता है मुंडा विद्रोह से। ये आपका रंपा विद्रोह है, ये प्योर बिहार से रिलेटेड तो नहीं है, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐड हो गया, खैर छोड़िए, इसको भी जान लीजिए। रंपा विद्रोह से क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछा है, अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। ये अक्सर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अल्लूरी सीताराम राजू से क्वेश्चन पूछा गया। रंपा रिवोल्ट जब लास्ट में होता है तो ये अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 के लगभग में होता है। और ये अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारधारा से काफी प्रभावित है। इसके बावजूद वो महात्मा गांधी से विचारधारा से प्रभावित होने के बावजूद भी वो अहिंसा को आत्मसात नहीं कर पाया, ठीक है। उसके रिवोल्ट में हिंसा के स्वर भी देखने को मिलते हैं और 1924 में वो पुलिस गोली का शिकार भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सिपाही विद्रोह। एक आध क्लास का अगर और टाइम मिलेगा तो मैं एक क्लास का और मिलेगा श्योर, इसी रूप में मैं मिडिएवल हिस्ट्री को जरूर करूंगा ताकि मिडिएवल हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन ना छूटे। और बिहार का उसी में एंशिएंट को मैं ऐड कर दूंगा और मिडिएवल का, चूंकि एंशिएंट और मिडिएवल से बहुत ही काउंटेड क्वेश्चन होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले भी करवाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक क्लास और आपका मैं 2 या 3 तारीख को दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, कम से कम हिस्ट्री में क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ठीक है। 1857 का सिपाही विद्रोह, ये आपका सिर्फ आपका बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने देखा है। एक क्वेश्चन तो अक्सर ये बनना चाहिए कि भाई बिहार में जो सिपाही विद्रोह हो रहा था तो बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से। आपने यहाँ पे लिखा है बिहार में विद्रोह की शुरुआत रोहिणी, ये रोहिणी अब झारखंड में है, ये देवघर क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कब? 12 जून 1857। यहाँ मतलब कि 32वीं रेजिमेंट के कुछ जवानों ने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था। कहा जाता है विद्रोह की शुरुआत यहीं से है, ठीक है, विद्रोह की शुरुआत यहीं से। बिहार में अगर कोई विद्रोह शुरू हुआ है, ये बिहार में विद्रोह की शुरुआत मैंने दिया, ठीक है। ये कहां से? रोहिणी से। अगला आप देखेंगे जगदीशपुर से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। आप याद कीजिए जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। कुंवर सिंह डगलस की गोली के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कुंवर सिंह के भाई थे कौन? अमर सिंह। और ये अमर सिंह ने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। तीसरे एक चीज और याद रखिएगा, अक्सर पूछता है सबसे लंबा चला विद्रोह कौन।
यानी सबसे लंबे टाइम तक विद्रोह कहाँ चला। जैसे विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है, मेरठ के बाद विद्रोही कहाँ दिल्ली पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व देते हैं और पुनः आगे बढ़ते हैं तो अन्य क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार होता है। लेकिन आपने देखा क्या, सबसे पहले पतन किसका हुआ, दिल्ली का हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे लंबा चला विद्रोह कहाँ का था, याद रखिएगा जगदीशपुर का विद्रोह, यानी कुंवर सिंह और अमर सिंह का विद्रोह सबसे लंबा चला विद्रोह था। चूंकि अक्सर एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि भाई 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक, याद रखिएगा क्या 15 जुलाई 1858 से लेकर कब तक, आपका 20 जनवरी 1858 तक ये विद्रोह चलता रहा है। यानी कि सबसे लंबा विद्रोह क्या चला, जगदीशपुर के कुंवर सिंह का विद्रोह। याद रखिएगा 1857 ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है 1857। अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन, तो स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन है, एस.एन. सेन है, ठीक है। इन्हीं की रचना है क्या 1857, क्या इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। अगला देखिए उदबंत प्रकाश, ये मौलिक कवि की रचना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उदबंत प्रकाश क्या है, मौलिक कवि की रचना है, ध्यान रखिएगा। उदबंत प्रकाश ये पत्र है, ये किसकी रचना है, मौलिक कवि की रचना है। और इसमें जगदीशपुर 1857 के समय जगदीशपुर के कुंवर सिंह और वहां के लोगों की एक्टिविटी का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है, किसमें, उदबंत प्रकाश में, ठीक है। और अभी मैंने बात किया था कुंवर सिंह की मृत्यु कब, तो कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1857 को, ये 1857 नहीं 1800, ये कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, मई में तो हुआ ही है, हाँ 9 मई 1859, ठीक है। अगला देखिएगा पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने किया, आपको मालूम ही है दानापुर के पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये तो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपका उदारवादी चरण का शुरुआती दौर जिस वक्त था उस वक्त से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। जिस वक्त आपका क्या कहता है कि ये क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है आपका भारत में, उसी क्रम में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना हुई। ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906-07 में किसके द्वारा, बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया, ठीक है। याद कीजिए जिस वक्त बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन ये एक्शन में आया कब, 16 अक्टूबर को आया, आप पढ़े होंगे। और जस्ट 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट हो गई, और कांग्रेस की फूट के बाद क्या हुआ, ये राजनीतिक शून्यता की स्थिति कायम हो गई। चूंकि लोगों को काफी उम्मीद थी, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ब्रिटिश नीति के अगेंस्ट प्रारंभ हुआ था, उदारवादी उग्रवादी दोनों एक मंच पे आ गए थे, लेकिन विरोधाभास था, और विरोधाभास के कारण क्या हुआ, कांग्रेस की फूट पड़ गई सूरत में 1907 में, राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई, और जितने भी हतोत्साहित युवक थे इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारी एक्टिविटी पे विश्वास करने लगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन दौर में कई क्रांतिकारी संस्थाओं की क्या होती है, स्थापना होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखते क्या है, अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, ढाका अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। याद कीजिए 1907 में ये कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर हुआ करते थे कौन, बारिंद्र घोष हुआ करते थे, भूपेंद्र दत्त हुआ करते थे। उसी दौरान बिहार में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित हुई थी कब, 1913 में, और इस शाखा के संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल हुआ करते थे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल हुआ करते थे। और याद रखिएगा कि इसी अनुशीलन समिति के जो मेंबर हुआ करते थे कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बल छोड़ा था, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट जो आप देखते हैं नंबर 3, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी का जब भारत आगमन हुआ तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया जो पहला भारत का जो आंदोलन था वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह था, या फिर कह सकते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में महात्मा गांधी ने कहा किया, तो चंपारण में ही किया, कब, 1917 में किया, ठीक है। ये गांधी के नेतृत्व में किया गया भारत का पहला आंदोलन है।
अब यहाँ पे भी कई क्वेश्चन आपका चंपारण से बन जाता है। कई क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ के स्थानीय नेता कौन। तो याद रखिएगा यहाँ का स्थानीय नेता कौन, राजकुमार शुक्ल है, ठीक है। और ये आपने पढ़ा ही होगा कि तिनकठिया का मुख्य मुद्दा है, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में नील की खेती की बाध्यता थी। और इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स 2 प्रकार से नील की खेती करते थे, एक जीरात कहलाता था और दूसरा आसामी बार कहलाता था। यानी एक में ये क्या करते हैं, किसानों को अग्रिम ऋण देते हैं, किसानों को विश्व मंडी का फायदा बताते हैं और कहते क्या है भाई तुम नील की खेती करो, या फिर जमीन पट्टा लेकर क्या करते हैं, रैयतों के माध्यम से नील की खेती करवाते हैं, क्या कहलाता है, आसामी बार कहलाता। तो 2 पद्धति थी, जीरात और आसामी बार। यही 2 पद्धति के आधार पर हम देखते क्या है, चंपारण क्षेत्र में नील की खेती करवाते थे किसानों से, किसान बाध्य था नील की खेती करने के लिए। लेकिन नील की खेती उसके लिए अलाभदायक था, नील की खेती से उसे कोई खास बेनिफिट नहीं था, जमीन की उर्वरता भी प्रभावित हो रही थी और साथ ही साथ विश्व मंडी का मुनाफा भी उनको नहीं मिल रहा था, खाद्यान्न की भी कमी हो रही थी, खाद्यान्न की कीमत बढ़ रही थी, खाने योग्य अनाज की खरीद महंगे दर पर करना पड़ रहा था। और इसी क्रम में क्या हुआ, कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया और कृत्रिम रंग के आविष्कार के कारण क्या हुआ, नील का डिमांड मार्केट में घट गया, नील की फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अब ऐसी स्थिति में किसान चाहते हैं कि भाई नील की खेती से उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन इस मुक्ति के एवज में ब्रिटिशर्स या नीलहे क्या करते हैं, शहर बेसी का डिमांड करते हैं, एक बड़ी मात्रा में मुआवजे का डिमांड करते हैं, तब कहते हैं कि नील की खेती से आपको मुक्ति मिलेगी। यही वजह था कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तिनकठिया के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा था। और स्थानीय नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल हुआ करते थे। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं 1916 में, कहाँ, लखनऊ में, जिस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस वक्त उनकी मुलाकात होती है किससे, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया, कहाँ के लिए, चंपारण के लिए, ठीक है। जब चंपारण के लिए आमंत्रित किया तो महात्मा गांधी का चंपारण आगमन होता है कब, 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता टू पटना, पटना तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से कहा चंपारण महात्मा गांधी पहुंचते हैं और वहां क्या करते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, किसानों का जायजा लेते हैं और देन क्या करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और महात्मा गांधी की इस दबाव के कारण क्या हुआ, एक एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। यानी आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। चंपारण में एक तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यहाँ के स्थानीय नेता कौन, तो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया किसने, राजकुमार शुक्ल ने। कब किया, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान, ठीक है। महात्मा गांधी का चंपारण आगमन कब होता है, 10 अप्रैल 1917 को होता है, ठीक है। महात्मा गांधी के इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया राजेंद्र प्रसाद। किसने, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। ऐसे तमाम नेता हैं जो तत्कालीन दौर में महात्मा गांधी का सहयोग करते हैं, कहा, चंपारण में सहयोग करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार दबाव में आती है, जब दबाव में आती है तो क्या होता है, चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन हो जाता है। चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन होता है जुलाई 1917 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या महात्मा गांधी इस कमेटी के सदस्य थे, बिल्कुल, महात्मा गांधी इस कमेटी के क्या हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। और ये चंपारण एग्रीरियन कमेटी का जो गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो FG सलाई की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके एक सदस्य कौन थे, महात्मा गांधी भी हुआ करते थे। अक्टूबर 1917 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया, जिसमें तिनकठिया के समापन की बात की गई, यानी इसके रिपोर्ट के आधार पर तिनकठिया का समापन हो गया। जिन किसानों से कुछ वसूले गए थे, ठीक है, जो वसूली की गई थी, तो उस वसूले गए लगान में से 50% की वापसी का आदेश दिया गया, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के साथ ही भारत में क्या हुआ, यानी किसानों की जीत के साथ ही भारत में किसानों के मनोबल में बढ़ोतरी होती है एंड देन कई किसान संघ संगठन की क्या होती है, स्थापना हो जाती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, एक रचना है जिसका नाम है लिखा हुआ है, सॉरी मैं लिख रहा हूं, कितने दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ये रचना किसकी है, ये चंपारण के किसानों के दुर्दशा से संबंधित है, याद रखिएगा। ये रचना चंपारण के किसानों की दुर्दशा से संबंधित है। ये हिंदी लेखक हैं, हिंदी पत्रकार हैं, जिनकी ये रचना है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है
पीर मोनिश, ठीक है, इन्हीं की रचना है। और अगला देखिएगा गांधी मैदान नामकरण। गांधी मैदान नामकरण भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह की बात 1918 में महात्मा गांधी का एक जन आंदोलन हुआ था, जन सम्मेलन हुआ था। कहाँ? ये पटना लॉन में। गांधी मैदान का नाम पटना लॉन हुआ करता था। तो पटना लॉन में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने एक जनसभा का आयोजन किया था। कब? 1918 में। 1948 जब गांधी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इस पटना लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गांधी मैदान कर दिया गया। कब? याद रखिएगा, इसका नाम बदलकर किया गया 1948 में, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। पृथक बिहार राज्य या प्रांत की हम लोग पहले बात करें। सबसे पहले बिहार नामकरण, ये कोई क्वेश्चन बनने का चांस तो नहीं बनता, लेकिन खैर बिहार नामकरण आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध की एक्टिविटी का केंद्र रहा है। तो यहाँ पे बिहार में ढेर सारे बौद्ध विहार भी हुआ करते थे, स्तूप भी हुआ करते थे। तो बौद्ध विहार और स्तूप क्या है? बिहार की एक प्रकार से पहचान बन गई, और इसी आधार पे नामकरण स्टेट का क्या हो गया? बिहार। ठीक है। बिहार बिहारियों के लिए विचार पहली बार किसने दिया? यानी बिहार बिहारियों के लिए विचार सबसे पहले मुर्ग एस सुलेमान, मुंगेर से प्रकाशित होने वाला एक अखबार था, उर्दू अखबार हुआ करता था। ठीक है, उसमें पहली बार बिहार बिहारियों के लिए ये विचार आया था। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक पृथक प्रांत, बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने का श्रेय किसको जाता है? यानी किसने अपना योगदान दिया एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में बिहार को स्थापित होने में? तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, दो नाम आप ले सकते हैं। क्या? एक श्री कृष्ण सिंह का नाम ले सकते हैं, दूसरा किसका? महेश नारायण की आप बात कर सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि अलग राज्य के रूप में बिहार को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पे दो नाम हम बात कर सकते हैं। किसका? एक श्री कृष्ण सिंह की बात कर सकते हैं। ठीक है, एक श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण बाबू, इन्हीं को बिहार केसरी कहा गया, बिहार का निर्माता कहा गया। और दूसरा जो नाम ले सकते हैं वो कौन है? उनका नाम है महेश नारायण। कौन? महेश नारायण। ठीक है, यही दोनों का विचार था कि बंगाल के साथ होने के कारण डेवलपमेंट के तमाम कार्य बंगाल में होते हैं और बिहार क्या हो जाता है? प्रभावित रह जाता है। सेपरेट बिहार बनेगा तो बिहार का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। यही वजह था, याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। यही वजह था, एक मिनट, यही वजह था कि इन लोगों ने एक पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, इन लोगों ने एक पत्र का संपादन किया कब? 1894 में, 1894 में एक पत्र का प्रकाशन किया। कहाँ से? पटना से। और उसका नाम हुआ करता था क्या? उसका नाम था द बिहार टाइम्स। ठीक है, यानी बिहार के डिमांड के लिए क्यों बिहार को अलग किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में इस पत्र में क्या होता था? अकबर अक्सर आर्टिकल छपा करता था। और याद रखिएगा, यही द बिहार टाइम्स जो अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में प्रारंभ हुआ था, ये 1906 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसी का नाम बदलकर कर दिया गया बिहारी। ठीक है, यानी द बिहार टाइम्स पत्र हुआ करता था अंग्रेजी में, ये 1906 में इसका नाम चेंज किया गया। क्या हो गया? बिहारी नाम से ये काफी पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बनता है बिहार राज्य की स्थापना कब? क्वेश्चन बन सकता है बिहार राज्य की स्थापना, आपने लिखा है बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912, याद कीजिए बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया, दिल्ली दरबार 1911, है ना, और बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बना दी गई। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड हार्डिंग हुआ करता था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड हार्डिंग। उस वक्त ही आप देखते क्या है, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। यानी 22 मार्च 1912 को जो आप देखते क्या है, पृथक राज्य बिहार राज्य की स्थापना, ये इसलिए कि इस वक्त बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार एक क्या हो गया? सेपरेट प्रोविंस के रूप में, लेकिन बिहार के साथ उस वक्त उड़ीसा शामिल हुआ करता था। और यही वजह है कि आप जब बिहार दिवस की बात करते हैं तो बिहार दिवस का आयोजन कब होता है? बिहार दिवस का आयोजन जो आपका होता है वो 22 मार्च को होता है। यही जो 22 मार्च है, ये क्या है? आप क्वेश्चन बन सकता है क्या?
बिहार दिवस का आयोजन कब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेपरेट प्रोविंस के रूप में बिहार एक बिल्कुल स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ किस एक्ट के तहत? तो याद रखिएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ कि उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया। बिहार क्या हो गया, एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में स्थापित हो गया। किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। और ये अस्तित्व में कब आया? 1936 में आया। 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा से अलग हो गया, बिहार एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में क्या हुआ, स्थापित हो गया, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार राज्य के लिए एक सेपरेट गवर्नर कब से स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य को एक अलग गवर्नर वाला प्रांत बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो कब हुआ है? 29 दिसंबर 1920 को, ठीक है। कब? 29 दिसंबर 1920 को। और याद रखिएगा जो गवर्नर थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है। अगला देखते हैं बिहार झारखंड विभाजन, यानी बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? यानी आपको पता होगा कि जब झारखंड अलग हुआ तो यह बिहार का 28वां प्रांत बना, है ना। बिहार से 18 डिस्ट्रिक्ट को निकालकर एक अलग स्टेट बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। वो क्या कहलाया? झारखंड कहलाया। इसी झारखंड के निर्माण के साथ क्या हुआ, बिहार में प्रोविंस की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई थी, ठीक है। ये तो पूरा हो गया बिहार विभाजन संबंध। अब अगला क्वेश्चन पूछता है 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? ठीक है, 1937, याद कीजिए 1935 का एक्ट है और 1935 के एक्ट के तहत चुनाव होना था। उस वक्त पहली बार चुनाव में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा हुआ करता था। और जब चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि 5 प्रोविंस में तो कांग्रेस को एकदम बहुमत के साथ जीती, ठीक है, एकदम स्पष्ट बहुमत। और जनरली अगर देखिए तो 8 प्रांत में क्या हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, है ना। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हम देखते क्या है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो बिहार का प्रधानमंत्री कौन बना? 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं कहलाते थे, क्या कहलाते थे? प्रधानमंत्री कहलाते थे। और मैंने ये नाम दिया है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यद्यपि यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखते क्या है, अगर इंफॉर्मेशन देखेंगे थोड़ा विकल्प को देखकर आप बनाइएगा। दरअसल क्या है, कुछ समय के लिए मोहम्मद यूनुस जो थे ये प्रधानमंत्री बने और जस्ट उसके बाद लंबे समय के लिए कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। लंबे समय क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत के पक्ष में ब्रिटिशर्स ने आह्वान कर दिया तो उसी में क्या हुआ कि जो डिमांड कांग्रेस के नेताओं का हुआ करता था उस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने पूरा नहीं किया और यही वजह है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दिया, 1939 में अपना त्याग पत्र दे दिया। बिहार के मुद्दे पे अगर देखें तो यहाँ राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पे भी विरोधाभास चल रहा था। ये भी वजह था कि 1939 में 39 में क्या हुआ, बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है क्या? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स की संख्या निर्धारित की गई भारत के पॉपुलेशन के आधार पर, है ना। और जो अध्यक्ष बनाए गए वो सत्यानंद सिन्हा बनाए गए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसमें बिहार के संविधान सभा में कुल कितने मेंबर हुआ करते थे? याद रखिएगा उस वक्त संविधान सभा में बिहार की कुल मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 36 थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट एरिया थोड़ा सा ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है ना। ये ऐसा इसलिए कि यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है। किसान जब आंदोलन हो रहा है तो किसकी भागीदारी है? यही वजह है कि मैंने देखा कि ब्रिटिश काल में बिहार में किसानों को कितने वर्ग में रखा जा सकता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो किसानों को बिहार के किसानों को 3 वर्ग में रखा जा सकता है। एक तो आप जमींदार जिनके पास अपना भू क्षेत्र है, अपना भूमि है ना। तो बिहार के किसानों का 3 वर्ग होगा। 3 वर्ग कौन कौन होगा? तो ध्यान रखना है कि एक वर्ग तो वो होगा जो भूस्वामी है, यानी आप जिनको क्या कहते हैं, जमींदार कहते हैं, है ना। दूसरा जो वर्ग है वो वर्ग क्या कहलाता है? वो वर्ग कहलाता है किसान का, जिसके पास अपना भूमि है, जो अपना जोतता है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन भूमि है, तो ये क्या हो गया? ये किसान हो गया, ठीक है। तीसरा जो किसानों का ग्रुप है वो किसान क्या है? उसको आप क्या कहते हैं? कृषक मजदूर कहते हैं, रैयत कहते हैं, ठीक है।
तो ये किसानों का 3 वर्ग तत्कालीन दौर में काम कर रहा था। ठीक है, आगे अगर देखें तो बिहार में जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई ये स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हो रही है। बीपीएससी ने कई बार पूछा भी है कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में ये कहाँ विद्रोह हो रहा है। याद रखिएगा, मधुबनी का किसान आंदोलन हो रहा है ना। ये मधुबनी का किसान आंदोलन किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी में जो किसान आंदोलन हो रहा है ये दरभंगा महाराज के अगेंस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दरभंगा महाराज की खरीदे अत्यधिक लगान की वसूली करते हैं। यही वजह है कि विद्यानंद के नेतृत्व में क्या हो रहा था, मधुबनी में किसान आंदोलन हो रहा था। नेक्स्ट अगर देखा जाए मुंगेर किसान सभा, यानी जब किसान ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हम देखते क्या मुंगेर किसान सभा 1922-23 में यह मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन यह सक्रिय नहीं रहा, यह बिल्कुल निष्क्रिय रहा। अगर क्वेश्चन पूछता है मुंगेर किसान सभा का गठन करता कौन, तब याद रखना है मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अक्सर बनता है क्या अखिल भारतीय किसान सभा अगर बनेगा तो ये मतलब कि भारत के इतिहास का क्वेश्चन हो गया। 1936 सहजानंद सरस्वती की आप बात करते हैं, है ना, एनजी रंगा की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है बिहार किसान सभा या क्या प्रांतीय किसान सभा का गठन कब, है ना, बिहार किसान सभा प्रांतीय किसान सभा का गठन कब, तो ये क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछता रहा है। तो याद रखिएगा बिहार किसान सभा का गठन अक्सर पढ़ते होंगे 1928-29, यही बिहार किसान सभा के गठन का मतलब कि तिथि रहा है। प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में कहा हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो, हरिहर क्षेत्र कहने का मतलब हुआ हाजीपुर का एरिया जहां पे हरिहर मेला लगा करता था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रांतीय जो किसान सभा है जिसका गठन 1929 में होता है, हरिहर क्षेत्र में होता है, इसके जो संस्थापक हुआ करते थे, इसके जो फाउंडर हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, सहजानंद सरस्वती। नाम सुना हुआ, याद रखिएगा। प्रांतीय किसान सभा के गठन करता कौन, तो सहजानंद सरस्वती, और कौन, श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। अन्य मेंबर के रूप में अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद भी हुआ करते थे, राम दयालु सिंह हुआ करते थे। राम दयालु सिंह का आपने नाम सुना होगा। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे वही राम दयालु सिंह। या अनुग्रह नारायण सिंह हुआ करते थे, पंचानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, यानी ये बिहार किसान सभा प्रांतीय किसान सभा के क्या थे, अन्य मेंबर के रूप में हुआ करते थे। और उस वक्त ये जो इस किसान सभा का मोटो हुआ करता था, वो मोटो क्या था, जमींदारी उन्मूलन। मोटो क्या था, भू राजस्व के दर को कम किया जाए। मोटो क्या था, किसानों के हित की रक्षा हो। मोटो क्या हुआ करता था क्या, भूमि की बेदखली क्या हो, समाप्त हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चौकीदारी कर रोको आंदोलन, चौकीदारी कर रोको आंदोलन से कई बार क्वेश्चन पूछा है। चौकीदारी कर रोको आंदोलन जो हो रहा है ये बिहार का है, और बिहार में कहा, बिहार का मुंगेर क्षेत्र है ना। 1930 के दौर का ये चौकीदारी कर रोको आंदोलन है। ठीक है, अब यहाँ पे कई प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। चौकीदारी कर रोको आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा है, क्वेश्चन बनेगा। इस वक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है, उसका नाम क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार क्षेत्र में क्या हो रहा है, चौकीदारी कर रोको आंदोलन चल रहा है। ठीक है, तो अक्सर पूछेगा किस आंदोलन का हिस्सा, तो याद रखना है क्या, सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा ये है। ठीक है, कहां हो रहा है चौकीदारी कर रोको आंदोलन, मुख्य रूप से देखा जाए तो भागलपुर, मुंगेर और सारण का क्षेत्र है। ठीक है, यानी इस आंदोलन का जो एरिया है वो क्या है, भागलपुर, मुंगेर और सारण का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये विद्रोह प्रारंभ कहां से हुआ। मुख्य रूप से देखा जाए तो इस विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो बेतिया से शुरू होती है, और इस विद्रोह का, इस आंदोलन का, चौकीदारी कर रोको आंदोलन का जो विचार दिया राजेंद्र प्रसाद ने दिया। यद्यपि इस विचार को महात्मा गांधी ने स्वीकृत नहीं किया था, लेकिन ये विचार देने का श्रेय किसको जाता है, राजेंद्र प्रसाद को जाता है। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान बड़हिया क्षेत्र में, मुंगेर के बड़हिया टाल क्षेत्र में एक टाइम आया कि ऐसी स्थिति कायम हो गई, वहां पे ब्रिटिश प्रखर लगभग क्या हो गया, न्यूनतम बिंदु पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा बर्खास्त आंदोलन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। बर्खास्त आंदोलन ये 1938 मैंने लिखा है,
बट ऐसे देखा जाए तो 1935 से लेकर 38 तक लगातार बर्खास्त भूमि आंदोलन चल रहा है। बर्खास्त भूमि आंदोलन कहने का मतलब वह भूमि, कहने का मतलब जो किसान लगान की अदायगी निश्चित टाइम पर नहीं कर सकते थे, जो मतलब तो सरकार क्या करती थी, उनके जमीन को जब्त कर लेती थी। ठीक है, इसी जब्ती के अगेंस्ट किसानों का क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। क्या? बर्खास्त भूमि आंदोलन हो रहा है। 1936 से लेकर 39 तक ये लगातार चल रहा है, या 1936 से लेकर 38 तक भी आप दे सकते हैं। ये अबाउट 1936 से लेकर क्या 38 तक चल रहा है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछता है, ये जो बर्खास्त भूमि आंदोलन हो रहा है, तो ये बर्खास्त भूमि आंदोलन में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भाई बड़हिया क्षेत्र में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या गया क्षेत्र में इस आंदोलन के नेता कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। या क्वेश्चन पूछता है क्या अंबाड़ी क्षेत्र में इस आंदोलन के नेता कौन थे। ध्यान रखिएगा, बड़हिया, गया और अंबाड़ी, ये तीन को याद रखेंगे, आपका आंसर बनेगा। बड़हिया याद रखिएगा कौन, बड़हिया में बर्खास्त भूमि आंदोलन के नेता कौन है, तो याद रखना है कौन, कारजानंद शर्मा। ठीक है, दूसरा गया में कौन, कौन, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, अन्नबाड़ी में कौन, तो अन्नबाड़ी में इस आंदोलन के नेता कौन है, राहुल संस्कृत्यायन, याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर सुमिलित करे पूछता है या कुछ भी दे सकता है, तो बड़हिया कारजानंद शर्मा, गया यदुनंदन शर्मा, अंबाड़ी कौन, तो राहुल संस्कृत्यायन। अगर आप ध्यान में रखेंगे आपका आंसर बनेगा, है ना। अब अगर आगे देखते हैं, ये बर्खास्त भूमि आंदोलन, इसी चीज याद रखिए, राहुल संस्कृत्यायन से कई बार क्वेश्चन पूछता है। मेरी यूरोप यात्रा, ये पुस्तक किसकी है, तो राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तक है। या बोलगा से गंगा तक, ये रचना किसकी है, राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए बिहारी स्वराज दल का गठन। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के साथ ही क्या किया था, चौरी चौरा घटना के साथ ही असहयोग आंदोलन का समापन कर दिया। और असहयोग आंदोलन के समापन के कारण ऐसे कई कांग्रेस के नेता थे जो महात्मा गांधी के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि विधान जो प्रांतीय विधानसभा उसका इलेक्शन होना है उसमें भाग लें, सरकार में प्रवेश करें, सरकार की नीति का विरोध करें। जबकि महात्मा गांधी किसी प्रकार का शिरकत राजनीतिक एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं थे, वो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम से जुड़ना चाहते थे। तो ऐसे तमाम नेता जो महात्मा गांधी के विचारधारा से नहीं जुड़ना चाह रहे थे, वो सभी क्या करा गए, परिवर्तनवादी करा गए। और उन्होंने ही एक संस्था स्थापित किया, उसका नाम क्या था, स्वराज दल। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, है ना। और ये स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हुआ करते थे, चित्तरंजन दास हुआ करते थे। स्वराज पार्टी के मेंबर कौन हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, ये दो लोग हुआ करते थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी स्वराज दल का गठन हुआ, कब, 1923 में। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, इसके संस्थापक कौन हुआ करते थे, तो बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में, याद रखिएगा। और इसके गठनकर्ता कौन हुआ करते थे, जिनको आप बिहार केसरी कहते हैं, क्या नाम है, श्री कृष्ण सिंह। तो याद रखिएगा कि कौन है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 पटना कॉलेज, ये बिहार छात्रों का एक सम्मेलन पटना कॉलेज के प्रांगण में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, तो यहाँ से और भी कई क्वेश्चन बन सकता है। बिहार छात्र सम्मेलन कब, 1906 पटना कॉलेज के प्रांगण में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता की थी सरफुद्दीन ने। ये जो पहला हुआ था इसकी अध्यक्षता सरफुद्दीन ने किया था, जबकि इसमें राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह या महेश नारायण, ये सारे लोग एक्टिव हुआ करते थे। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो बिहारी छात्र सम्मेलन है, इसका जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। 16वां अधिवेशन कहाँ, हजारीबाग में हुआ था, अक्टूबर 1921 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, सरला देवी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम पटना युवक संघ की बात करें, 1927 का, मनीन्द्र नाथ राय, आपने इसको पढ़ा होगा। और आगे ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, कहाँ, मुंबई में हुई थी। ठीक है, वो नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या,
यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न क्या है, याद रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब? 1931, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी, दिख नहीं रहा कहां पे है मेरा, एक मिनट, हाँ, बिहार समाजवादी पार्टी आपने लिखा है क्या? 1931। यहाँ पे कई क्वेश्चन बने। 1931-31 में संस्थापक कौन हुआ करते थे? ये जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, आपको पता ही है। जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, फूलन प्रसाद वर्मा हुआ करते थे, राहुल संस्कृत्यायन, अंबिका सिन्हा, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, ये सारे लोग हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन चलिए, दो का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, गंगा नारायण सिन्हा, ये सभी लोग क्या संस्थापक मेंबर हुआ करते थे, किसके? बिहार समाजवादी पार्टी का। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी औपचारिक स्थापना कब हुई? तो ये औपचारिक स्थापना 31 में नहीं, औपचारिक स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी। और 1934 में कहा, याद रखिएगा, पटना में। पटना में कहा? पटना के अंजुमन हॉल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव हुआ करते थे कौन? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा क्या कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में, औपचारिक स्थापना कब? 1934 में। कहा? पटना अंजुमन हॉल में। अध्यक्षता किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव ने। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। अगर एक प्रकार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसारक कौन? जिसने बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, याद रखिएगा कौन? जयप्रकाश नारायण, संपूर्णानंद। जयप्रकाश नारायण और संपूर्णानंद बिहार में समाजवादी विचारधारा के क्या हैं? प्रसारक हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। जैसे भागलपुर नमक सत्याग्रह, जब नमक आंदोलन हो रहा था, जिस वक्त पूरे इंडिया में नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने, आपने पढ़ा है, दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उस वक्त भागलपुर में नमक सत्याग्रह के जो प्रणेता हुआ करते थे, जो गांधी के माने विश्वासी हुआ करते थे, गांधी विचारधारा से प्रभावित थे, उनका नाम क्या था? महादेव लाल सर्राफ हुआ करता था, ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ करता था। असहयोग आंदोलन के टाइम में याद कीजिए, सरकार ने, महात्मा गांधी ने जो रणनीति थी, उस रणनीति में क्या थी? स्वदेशी को स्थापित करना है, विदेशी को क्या करना है? परित्याग करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? स्टूडेंट स्कूल का परित्याग करेंगे, ठीक है, वकील क्या करेंगे? न्यायपालिका का बहिष्कार करेंगे, कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सॉरी, ये राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जिस वक्त हुआ था, याद कीजिए, उस वक्त जयप्रकाश नारायण किस जेल में हुआ करते थे? वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में हुआ करते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस वक्त जयप्रकाश नारायण कहा? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इस वक्त जयप्रकाश नारायण जो हुआ करते थे, एक मिनट, इस वक्त जयप्रकाश नारायण कहा? आपका हजारीबाग सेंट्रल जेल है ना, इस वक्त हजारीबाग सेंट्रल जेल में हुआ करते थे, मालूम है। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने कर और मरो का नारा के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर के तहत तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, है ना। सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो उस वक्त ये जो आपके हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे। 9 नवंबर 1942 को ये सेंट्रल जेल से क्या हुए? फरार हुए। याद रखिएगा, 9 नवंबर कब? 1942 को ये सेंट्रल जेल से क्या होते हैं? फरार होते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा था कि फरार जिस वक्त ये हुए थे, अकेले फरार नहीं हुआ करते थे। ये जिस वक्त सेंट्रल जेल से फरार हुए, इनके साथ और भी 5 साथी हुआ करते थे। इनके साथ कुल 5 मेंबर और हुआ करते थे, जिसमें आपका रामानंद मिश्र थे, सूरज आपका नारायण हुआ करते थे, सूरज नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल हुआ करते थे। उसके बाद आपका गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह,
ये सभी इनके साथ सेंट्रल जेल से फरार होने वाले थे। और उस फरारी की स्थिति में ये नेपाल जाते हैं और नेपाल में क्या करते हैं, इसी वक्त जेल से फरार होने के बाद एक तो भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व भी दिया, और दूसरा आपने पढ़ा होगा नेपाल जाकर इन्होंने क्या किया, एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की जो आजाद दस्ता के नाम से फेमस हुआ। और ये आजाद दस्ता युवाओं को क्या देता था, विध्वंसक कार्यों के लिए ट्रेनिंग दिया करता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछता है, या कभी कभी यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जयप्रकाश नारायण की रचना से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बी सोशलिस्ट, ये रचना किसकी है, ये रचना जयप्रकाश नारायण की है। या राज व्यवस्था की पुनर्संरचना पुनर्रचना, ये पुस्तक किसकी है, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, याद रखिएगा। ये इन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की 1975, संपूर्ण क्रांति गांधी के, इंदिरा गांधी के सरकार के अगेंस्ट ये करते हैं। और वही समय था जब रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था, और इसी विशाल जनसभा के आयोजन के दौरान राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या किया था, ये आह्वान किया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। तो और ये तो आपने पढ़ा होगा कि मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया, ऐसे मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। तो अक्सर जो क्वेश्चन इनसे बनता है, एक क्वेश्चन तो आपका बनता क्या है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, दूसरा क्वेश्चन बनता क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, या फिर इनसे क्वेश्चन बनता है कि हजारीबाग जेल से कब फरार हुए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इन्होंने कब की, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इनका देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण किस जेल में थे, तो आपको भी ध्यान में रहेगा ही कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कहाँ, सेंट्रल जेल हजारीबाग, आप आंसर बना सकते हैं। या ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार का वकील कौन हो सकता है, राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। खैर, भारत छोड़ो आंदोलन, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में गिरफ्तार करके रखा गया, बिल्कुल सही है, ये तो आपको बताया है। आगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, खैर ये आपने पढ़ लिया है। पटना वहाबी आंदोलन का नेता, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ये पटना वहाबी आंदोलन, कहने का मतलब है कि वहाबी आंदोलन जो हो रहा है, तो वहाबी आंदोलन की जो प्रणेता हुआ करते थे सैयद अहमद बरबेली हुआ करते थे, और बाद में ये आंदोलन पटना में काफी एक्टिव हो गया। और पटना में इस आंदोलन के नेता कौन हुआ करते थे, नियायत अली हुआ करते थे, विलायत अली हुआ करते थे। ठीक है, ये मुख्य रूप से 1930 के दशक में ये आप कह सकते हैं कि पटना के क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा था। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कुछ पत्र के बारे में है जिसको आप लोग जानते ही होंगे। आपका जो पहला है वो है बिहार हेराल्ड, 1872 पटना से प्रकाशित हो रहा था। किस भाषा में, ये इंग्लिश भाषा का पत्र है, याद रखिएगा। बिहार हेराल्ड जो आपका है ये इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, पटना से प्रकाशित हो रहा है इंग्लिश भाषा में। और याद रखिएगा कि इसके जो संपादक हुआ करते थे उनका नाम क्या था, क्वेश्चन यही बन सकता है। तो याद रखिएगा जो इनका नाम है वो है गुरु प्रसाद सेन, और दूसरे जो शामिल हैं वो शालिग्राम सिंह है। ठीक है, द बिहार टाइम्स, द बिहार टाइम्स 1894 पटना, मैंने जस्ट बताया था कि जब बिहार को सेपरेट प्रोविंस के रूप में स्थापित करने की बारी आई तो सत्यानंद सिन्हा और महेश नारायण इन्होंने क्या किया, एक अखबार निकाला जिसका नाम था द बिहार टाइम्स। यही बाद में किस नाम से फेमस हो गया, द बिहारी नाम से फेमस हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा अगर देखें, सर्चलाइट, सर्चलाइट के संपादक कौन, सैयद हैदर हुसैन, ये बिल्कुल सही है। बाद में जो सर्चलाइट है, याद रखिएगा सैयद हैदर हुसैन तो हैं, लेकिन बाद में इसके जो संपादक बनते हैं वो संपादक बनते कौन है, महेश्वर प्रसाद। बाद में कौन, महेश्वर प्रसाद इसके संपादक बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर संपादक बनते हैं कौन, मुरली मनोहर। सबसे लंबे समय तक इस पत्र के संपादक कौन रहे, मुरली मनोहर रहे। 1986 में 1986 में बिरला ग्रुप ने क्या किया, इसको अपने हाथ में ले लिया और सर्चलाइट के स्थान पर पटना से उसने क्या किया, हिंदुस्तान टाइम्स पत्र का संपादन शुरू कर दिया।
यानी यही सर्चलाइट बाद में क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से पटना से क्या होने लगा, प्रकाशित होने लगा। द मदरलैंड, याद कीजिए द मदरलैंड जो रचना है ये मजहरुल हक की रचना। असहयोग आंदोलन में बिहार के एक्टिव नेता में से हुआ करते थे मजहरुल हक, और उन्होंने ही इस पत्र का संपादन किया था, क्या, द मदरलैंड। द पटना टाइम्स 1924 में संपादन हो रहा है, और इसे संपादित करने का श्रेय किसको जाता है, याद है कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहम्मद यूनुस, इन्होंने इस पत्र का संपादन किया, ठीक है। द इंडियन नेशन 1931 दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा प्रकाशित ये क्या है, पत्र है। बिहार बंधु, बिहार बंधु याद रखिएगा, ये बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार है, ये बिहार का प्रथम हिंदी समाचार है, ध्यान रखना है, ठीक है। और मोटा मोटी इतना भी पत्र अगर याद है तो आपका आंसर बनेगा। एक चीज मुझे लगता है कि छूट गया, वो थोड़ा सा है कि जैसे याद कीजिए कि जब कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुई थी, उसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, और बिहार का जो फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बांकीपुर में होता है। पुनः आप याद कीजिए 1922 गया में बिहार का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगला जो मैं सेशन दूंगा, तो अगर कुछ लगेगा कि नहीं हमें जरूरी है कि आपको देखना चाहिए, तो मैं जरूर उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक मैं जानबूझ के देना चाहता हूँ कि मिडियवल में और एंशिएंट में आपका क्वेश्चन ना छूटे, तो एक सेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आंसर मानने में टाइम लगता है, मैं इसी प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं डील कर दूंगा, और आप एक बार भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि याद रहेगा, ठीक है। तो मिडियवल और एंशिएंट से मैं बिहार के साथ और भी कुछ ऐड कर लूँगा ताकि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन मिस नहीं करे, ठीक है।